हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। और सबसे पहले तो बधाइयाँ, DIS से ऑलरेडी रिजल्ट हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है JPSC का। तो इस तरह से सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि सभी के सभी पूरी की पूरी DIS की टीम इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आइए आज के देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसी तरह से आप लोग DIS से जुड़े रहें, बने रहें। आइए देखते हम लोग आज का यहाँ पर सेशन। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। अजय सेठ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ एडा IRDAI, ठीक है ना। और दूसरा है 15th मीटिंग ऑफ द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन जिम्बाब्वे। और थर्ड न्यूज है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो क्या है यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स में, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ये भी हम लोग यहाँ देखेंगे। क्या क्या है, सबसे पहले देखेंगे अपॉइंटमेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों के अपॉइंटमेंट, ठीक है, आपके IAS वगैरह की परीक्षा में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, तो भी क्या होता है कि उसके आसपास इर्द गिर्द से क्वेश्चन क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। स्पेशली आपको इसलिए ये टॉपिक क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग की क्या क्या है महत्वपूर्ण बातें। सो बेसिकली अजय सेठ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI, ठीक है ना। इसको कई बार इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं राइट। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। The central government has appointed former Finance Secretary Ajay Seth as the new chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India. The post was vacant since the end of the term of former chairman देवाशीष पांडा in March 2025। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पूर्व वित्त सचिव रहे हैं अजय सेठ जी, है ना, इनको भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष क्या किया गया है बच्चों, नियुक्त किया गया है। और यह पद जो है पूर्व अध्यक्ष देवाशीष पांडा का कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त होने के बाद से रिक्त था। तो ये मैंने जैसा कि आपसे बताया कि यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार आपके प्रश्न जो है इसी संदर्भ में यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि भाई जो है उसके आसपास से संबंधित। तो इस बार आपको जो देखना है इंपॉर्टेंट ये है कि जो अजय सेठ हैं, अजय सेठ जो है इनको क्या किया गया, इनको भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग IRDAI के नया अध्यक्ष के रूप में ये क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। और चूंकि ये पद वैकेंट था मार्च 2025 से, तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर किसकी नियुक्ति हुई है, इनकी नियुक्ति हुई है। आइए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अबाउट अजय सेठ के बारे में। ही इज 1987 बैच कर्नाटका कैडर IAS ऑफिसर। यह 1987 बैच के कर्नाटका कैडर के IAS अधिकारी हैं। रिसेंटली ही हैज बीन द फिनांस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हाल ही में ये वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव रहे हैं, ठीक है जी। Over 3 decades of administrative experience covering areas such as financial policy, public investment and infrastructure financing, वित्तीय नीति, सार्वजनिक निवेश, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण जैसे क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक का क्या रहा है, इनका प्रशासनिक अनुभव रहा है। तो एक लंबा अनुभव आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑलरेडी ये कौन से कैडर से रहे हैं, तो ये कर्नाटका कैडर के IAS ऑफिसर रहे हैं। और ही हैज बीन इन द फिनांस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑल्सो। तो एक लंबा आप देख सकते हैं इनका क्या रहा है, कार्यकाल जो है, अनुभव रहा है यहाँ पर। इंश्योरेंस, अब आते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पे कई बार जो है आपसे दाएं बाएं के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम दाएं बाएं क्यों बोल रही हैं। देखिए बच्चों, दाएं बाएं इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके क्या होता है, जो जिससे जुड़े हुए हैं वहां से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर इसके संदर्भ में, यहाँ ये देखेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999। यानी सबसे पहली बात ये कि ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं इसकी स्थापना बीमा विनियमन और विकास अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। अब इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात किया जाए, सो बेसिकली इट इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना एंड इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। तो इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, हैदराबाद तेलंगाना में है। और यह भारत में बीमा कंपनियों का प्रमुख क्या है, नियामक निकाय है। ओके, उसके अलावा है यहाँ पर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDAI इज ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द जो है पॉलिसी होल्डर्स। यानी IRDA का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, बीमा क्षेत्र को सुव्यवस्थित विकास
पारदर्शिता, ठीक है ना, पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा करना। देखिए है क्या, जब हम बात करते हैं तो खास तौर से जो है बीमा क्षेत्र में रूल रेगुलेशन, ठीक है ना, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर IRDA का, तो ये है यहाँ पर कि ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्शन एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। तो जो भी इंश्योरेंस यानी खासतौर से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी IRDA जो है इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि बीमा क्षेत्र को क्या करना है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा उसको सुव्यवस्थित करना, उसको बेहतर करना, यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाना है ना, ये चीजें यहाँ पे क्या रहे, क्लियर रहे, और जो भी पॉलिसी धारक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या हो सके यहाँ पर, जो उनके हितों की क्या हो सके यहाँ पर सुरक्षा हो सके। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, हैदराबाद में है, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे। और 1999 में क्या हुआ था, ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, खास तौर से जो बीमा धारक हैं उन सब का क्या हो सके यहाँ पे, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो है सुरक्षा व्यवस्थित रहे और उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, उसके संदर्भ में हम देख सकते हैं इसके स्थापना का उद्देश्य हम लोग देख सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मैंने आपसे क्या कहा कि कई बार आपके क्वेश्चन जो है बच्चों वो दाएं बाएं से पूछ दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि IRDA के संदर्भ में इंश्योरेंस जो है रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इससे संदर्भित जैसे अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, ठीक है ना, तो अपने नोट्स में आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, आप विस्तार देंगे। अब ये विस्तार के संदर्भ में अगर हम लोग बोले तो कैसे देख सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसका कार्य है ना, इसका वर्क क्या है, दूसरा हो जाएगा जो है इसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या आते हैं, है ना, मतलब ये इनका मेन कार्य क्या है। तो कार्य में हम क्या देख रहे हैं, मुख्य रूप से, जैसे मुख्य रूप से क्या है यहाँ पर, तो जैसे प्रोटेक्ट करना, है ना, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसपेरेंसी। तो ये चीजें हम देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ देखिए एक चीज समझिएगा, अब आप बताएंगे यहाँ पर कि जो की फीचर्स ऑफ IRDA का क्या है ना, की फीचर्स के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अबाउट द की फीचर्स ऑफ IRDAI, ठीक है ना। IRDAI का की फीचर्स जब हम देखेंगे तो इसकी मुख्य बातें हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों, मेनली क्या है यहाँ पे, तो मुख्य बातें जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो ये मेनली क्या है, जो भी बीमा से संबंधित जितने भी चीजें हैं, है ना, तो बीमा धारक जो भी हो गए उनसे संदर्भित हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक तो क्या हो गया यहाँ पर कि अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि भाई IRDAI जो है उसके अभी जो नए मुख्य जो यहाँ पर हम देख रहे बने हैं यहाँ पर, तो नियुक्ति हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ IRDAI के बारे में कि क्या है ये, इसकी स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, कहाँ कहाँ ये काम करता है, तो ये सब चीजें क्या है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है 15th मीटिंग ऑफ द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स COP15 इन जिम्बाब्वे। ध्यान रखिएगा कहां पर हो रहा है COP15 का, जिम्बाब्वे में, ठीक है ना। हाँ, 15वां यहाँ मीटिंग हम देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखेंगे, यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव लेड द, 1 सेकेंड, रेड में ना दिखाई नहीं देगा, हाँ, यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 15th मीटिंग ऑफ द रामसर कन्वेंशन held at the Victoria Falls, Zimbabwe from 23 से 31 जुलाई 25 and showcased India's wetland conservation efforts at the global platform, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने 23 और 31 जुलाई के 25 तक जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है और वैश्विक मंच पर भारत के आर्द्र भूमि संरक्षण प्रयासों को प्रदर्शित किया है। देखिए जब हम बात करते हैं इंडिया के एफर्ट्स, स्पेशली जो हमारे आर्द्र भूमि से संबंधित जो हमारे एफर्ट्स हैं, तो वो कैसे हैं यहाँ पर, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे कि वो हमने वेटलैंड्स के कंजर्वेशन में हमने क्या किया, बहुत ही उल्लेखनीय जो है हमें क्या मिला है यहाँ पर, आप उपलब्धि हमारे पास रही है। तो ड्यूरिंग द COP15 इंडिया हेल्ड बायलैटरल टॉक्स विद द हेड्स ऑफ साइट CMS एंड रामसर कन्वेंशन एंड टॉक्ड अबाउट कोऑपरेशन विद द जिम्बाब्वे ऑन नॉलेज शेयरिंग एंड वेटलैंड रिस्टोरेशन।
COP 15 के दौरान भारत ने साइट्स, CMS और रामसर कन्वेंशन के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की ओर ज्ञान साझा करने और आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन पर जिम्बाब्वे के साथ सहयोग पर चर्चा की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई COP 15 की बैठक हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर खासतौर से रामसर कन्वेंशन जो है, यहाँ पर 15वीं बैठक जो है, तो ये हो रहा है कहाँ, जिम्बाब्वे में। और ये किससे रिलेटेड है बच्चों, ये रिलेटेड है वेटलैंड से। अब सवाल उठता है कि वेटलैंड्स का क्या रोल है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना होगा कि जब पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो वेटलैंड्स क्या है, तो आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पे इंडिया का थोड़ा रोल देख लेते हैं। So India currently has 91 Ramsar sites spread over an area of 1.66 million hectares. It is the largest network in Asia and the third largest globally. भारत में वर्तमान में 91 क्या है, रामसर स्थल है, जो 1.36 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा क्या है बच्चों, नेटवर्क है। India has recorded a 250% increase in the number of Ramsar sites in the last 10 years, reflecting its commitment to wetland and conservation। यानी भारत ने पिछले 10 वर्षों में रामसर स्थलों की संख्या में 250% की वृद्धि दर्ज की है, जो आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम रामसर साइट्स की बात करते हैं तो रामसर साइट का जो प्रोटेक्शन है या उसका जो कंजर्वेशन है, ये दिखाता है कि आप हाउ यू आर अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आप किस प्रकार से पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति क्या है, जागरूक हैं। प्लस सेकेंड थिंग इज दैट कि एंड यू ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आर्द्र भूमि को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे जलीय जीव जंतु का क्या होता है, ये घर होता है। सबसे बड़ी जो बात है वो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के बारे में बच्चों की रामसर कन्वेंशन है क्या, है ना। तो आइए देखते हैं। द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट प्रमोट्स द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज of wetlands. It was established in 1971 in the city of Ramsar, Iran. Its main objective is to preserve the ecological features of wetlands and ensure their sustainable use. यानी जो रामसर कन्वेंशन है एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को क्या करती है, बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी, ठीक है जी। और इसका मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी विशेषताओं को संरक्षण और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना। देखिए, सतत उपयोग का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, सतत उपयोग का मतलब ही यहाँ पर ये हो जाता है कि हम जो भी वेटलैंड्स है उसको क्या करें, उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सके और खासतौर से उसको हम प्रिजर्व करें। जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा कि आर्द्र भूमि हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल उठता है कि रामसर कन्वेंशन कब जब हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो रामसर कन्वेंशन क्या देख रहे हैं कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 इन द सिटी ऑफ रामसर। रामसर प्रॉपर एक शहर है और ये कहाँ पर है, ये ईरान में है, जहाँ इसकी स्थापना हुई थी। यानी रामसर स्थापना इन द सेंस कि जहाँ ये कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल फीचर्स ऑफ वेटलैंड एंड इंश्योर देयर सस्टेनेबल जो है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनकी जो सतत जो है ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उपयोग हो सके और उनको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है रामसर कन्वेंशन के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं। साइट्स, अब यहाँ ये थोड़ा सा देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्या है साइट्स कन्वेंशन। 1 सेकेंड, हाँ जी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में आइए देखते हैं। सो बेसिकली साइट्स जो है वाज एस्टैब्लिश्ड इन वाशिंगटन डीसी इन 1973 एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1975। साइट्स की स्थापना कब हुई है बच्चों, 1973 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी और ये 1 जुलाई 1975 से क्या हुआ है, लागू हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका उद्देश्य क्या है, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना है। साइट्स हैज 3 अपेंडिक्स, ये ध्यान रखना है, इन विच अपेंडिक्स 1 इंक्लूड्स एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड स्पीसीज हुज ट्रेड इज कंप्लीटली बैन्ड। जो साइट्स हम देख रहे हैं ना, इसके क्या है, परिशिष्ट हैं, जिसमें कि परिशिष्ट 1 जो है उसमें क्या है, उस तरह की जो एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड जो प्रजातियां हैं उसको क्या किया गया है, यहाँ पर उस तरह की प्रजातियां शामिल हैं जिनका व्यापार पर पूरी तरह से क्या है, प्रतिबंधित है ना। आप इनका ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, ये पूरी तरह से लुप्त प्राय हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं उस तरह से, है ना।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना कि जैसे ये सभी के सभी पर्यावरण से संबंधित क्या है यहाँ पर आपको साइट्स हैं। जैसे साइट्स के बारे में अगर देखा जाए तो साइट्स का एस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है यहाँ पे, तो वाशिंगटन डीसी में हुआ 1973 में, और केम इनटू फोर्स 1975 से ये लागू है। ऑब्जेक्टिव अभी आपसे मैंने बताया यहाँ पे कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज और फ्लोरा और फौना को क्या करना है, बचाना है। तो ये एक तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं हो कि अनकंट्रोलेबल यहाँ पे चीजें चल रही हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज CMS। तो क्या है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। CMS जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द बॉन कन्वेंशन, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1979 इन बॉन जर्मनी एंड केम इनटू फोर्स इन 1983। CMS जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, 1979 में बॉन में जो है ये जर्मनी में स्थापित किया गया था, और 1983 में ये क्या हुआ है, लागू हुआ है। ये क्या करता है भाई, तो इट इनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कंजर्व माइग्रेटरी वाइल्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है ना। यह प्रवासी जंगली प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है। India became a member of CMS in 1983 and participates in initiative such as the Central Asian Flyway और Migratory Birds। भारत इसका सदस्य कब बना है, 1983 में, और प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे जैसी पहलों में ये क्या कर चुका है, भाग ले चुका है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें एनवायरमेंट और इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में, तो भारत की भूमिका बहुत क्या रही है, बहुत शानदार रही है हर तरीके से। चाहे हमने पर्यावरण के संदर्भ में, चाहे वृक्षारोपण हो जाए, चाहे हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने का जो प्रण लिया, उसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो है कार्बन, जीरो कार्बन एमिशन, तो इस सब में आप देखेंगे भारत की भूमिका बहुत अच्छी रही है, बहुत अग्रणी लीडिंग नेशन की तरह भारत ने यहाँ पे अपने आप को क्या किया है, स्थापित किया है। रामसर साइट्स आपने देखा है कि कितने सारे रामसर साइट्स हैं जो ऑलरेडी भारत के द्वारा क्या हो रहा है, प्रिजर्व किए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है ये, और ये न्यूज क्यों है यहाँ पर। A recent report of the World Health Organization and the United Nations Office on Drugs and Crime said that over the past 90 years, contaminated medicines killed 1300 people in 90 years। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 90 वर्षों में दूषित दवाओं के कारण लगभग 1300 लोगों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि जो कंटामिनेटेड जो ड्रग्स है उससे क्या हो चुके हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, लगभग 1300 लोग जो है उनकी जानें जा चुकी हैं, और ये कितना ज्यादा क्या रहा है, भयावह रहा है। ये रिपोर्ट आई है बच्चों जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के संदर्भ में, कि लगभग 90 सालों में कॉन्टामिनेटेड मेडिसिन ने क्या किया है यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के बारे में आइए देखते हैं कि ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ है। So basically it was established in 1997 through a merger between the United Nations Drug Control Program and the Center for the International Crime Prevention, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य नियंत्रण कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र के विलय के माध्यम से हुई थी, ठीक है। It is a global leader in the fight against illicit drugs and international crime, in addition being responsible for implementing the United Nations lead program on terrorism। यह अवैध मादक द्रव्यों और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध लड़ाई में एक वैश्विक अग्रणी संस्था है। साथ ही आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भी क्या है, ये जिम्मेदार है। तो जो आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स जो है ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ है, 1997 में, ठीक है। और खासतौर से इसका काम क्या है, तो काम ये है कि जो भी मादक द्रव्य नियंत्रण कार्यक्रम है उस पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध केंद्र के विलय के साथ जो है ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, उसको रोकना, ठीक है। और ये ग्लोबल लीडर है जो कि फाइट करता है इलिक्ट ड्रग्स से, इंटरनेशनल क्राइम से जो इससे रिलेटेड हैं और एडिक्शन से, तो ये उसमें क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के आप भूमिका यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Function of United Nations Office on Drugs and Crimes, it works to educate people throughout the world about the dangers of drug abuse। पूरी दुनिया भर के लोगों के बीच ये ना नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में क्या करता है, शिक्षित करने का काम करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। आप देखेंगे यहाँ पे strengthen international action against illicit drug production and trafficking and drug related crime, यानी अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन, तस्करी और नशीली दवाओं से संबंधित जो अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई को ये क्या करता है, मजबूत करना।
In 2002, the UN General Assembly approved an expanded program of activities for the terrorism prevention branch of UNODC. 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के संदर्भ में अगर हम बात करें कि आतंकवाद रोकथाम शाखा के लिए गतिविधियों के एक विस्तारित कार्यक्रम को क्या किया है, मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से अगर देखेंगे कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का अगर आप एरिया अगर आप देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में काम करे, तो खास तौर से उस तरह से जो मादक द्रव्य हो गए है ना, उन सब के कंटेक्स्ट में रोकथाम के संदर्भ में। और सन 2002 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा हम क्या देख रहे हैं कि स्पेशली जो है आतंकवाद के रोकथाम की शाखा से संबंधित जो है एक विस्तारित कार्यक्रम को भी मंजूरी दिया गया। और खासतौर से ये जो भी नशीली दवाएं हैं उसका उत्पादन है ना, उसकी तस्करी करना, स्मगलिंग करना, ठीक है, उसके अलावा क्या नशीली दवाओं से संबंधित अपराध के खिलाफ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या करता है, मजबूती से कार्रवाई करता है। तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। खासतौर से हम लोग क्या देख सकते हैं नशीली दवाओं के संदर्भ में, और नशीली दवाओं की जो है प्रयोग हो गया, इसके स्मगलिंग हो गई, ठीक है ना, और इस तरह से तो हम क्या देख रहे हैं कि उसको कंट्रोल करता है ये। तो ये था बच्चों आज के दिया आईएएस के करंट अफेयर्स की क्लासेस का आज का हमारा करंट अफेयर्स। आप लोग जुड़े रहिए दिया आईएएस के साथ। अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।